आज की इस वीडियो में फिर से एक नया सेशन में किरण पब्लिकेशन का रेलवे सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल के लिए 2024 एडिशनल का प्रैक्टिस बुक सेट है, जो कि आज सेट नंबर 12 देखेंगे। ये आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के लिए प्रैक्टिस बुक होता है। तो चलिए आज के लिए आज का बुक चलते हैं। आज का पहला प्रश्न पर ये 12 प्रैक्टिस सेट नंबर 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक है, जिसमें रीजनिंग और अंकगणित दोनों रहता है। और आज के सेशन में देखेंगे 50 देखेंगे सामान्य जानकारी की प्रश्न आंसर हल उसका। चलिए आज के उस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ना सामान्य जानकारी का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ 50 क्वेश्चन है सामान्य जानकारी का। इसमें से पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस संबंधित नहीं है। पूछ रहा है कौन सा टेनिस संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गोल जो है ये टेनिस से संबंधित नहीं है। गोल जो होता है फुटबॉल एवं हॉकी जैसे खेलों में एक गोल तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को गोल पोस्ट में डालता है। ऐसा करने से स्कोर बढ़ता है। ये फुटबॉल या हॉकी में गोल शब्द होता है, ये टेनिस से संबंधित नहीं। चलिए अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1950 में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन के औपचारिक मॉडल को अपनाया गया। प्रत्यक्ष रूप से भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट पेश करने के साथ ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह हो जाएगा 1950 में। चलिए अगला प्रश्न है महान हिमालय का कॉर्ड डैश से बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेनाइट से। कहता है बृहद हिमालय 2 महाद्वीपीय प्लेटों यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से बना है। हिमालय के इस हिस्से का मूल भाग ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट एक अग्निय चट्टान है जो ज्वालामुखी विस्फोट करने के बाद पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती है। चलिए ग्रेनाइट क्या है, अग्निय चट्टान है जो कि ज्वालामुखी को फटने से जो लावा निकलता है, लावा को ठंडा होने के बाद जो बनता है उसे ही ग्रेनाइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा 116वां अनुच्छेद। यह अनुच्छेद 16वां अनुच्छेद के प्रत्येक सदन की बैठक में या सदन सदस्यों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं होगा, किंतु मत बराबर हो जाने की स्थिति में उसका मत निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। जब सदन में दोनों मतों के दोनों पक्ष से बराबर हो जाता है तब अध्यक्ष या सभापति अपना मत देकर निर्णय को लिया जाता है। इसे निर्णायक मत भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है जीएनपी राशन अवमूल्यन डैश इक्वल टू डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय एनडीपी या एनएनपी या चौथा है जीएनपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनएनपी ऑप्शन नंबर 3 एनएनपी होगा। चलिए अगला प्रश्न है जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डैश कहा जाता है।
ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार, अधिकारों का एकीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा, सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिकारों का वितरण। अधिकारों का विभाजन राज्य के शासन के लिए एक मॉडल है जिसमें राज्य कई शाखाओं में विभाजित होता है और प्रत्येक शाखा पृथक और स्वतंत्र अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के क्षेत्र के साथ विभाजित होती है, जिससे एक शाखा की शक्तियों का दूसरी शाखा से संबंधित शक्तियों के साथ कोई द्वंद्व नहीं होता है। विभाजित 3 शाखाएं हैं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, नियंत्रित करना और संतुलन प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है, पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तीसरा ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन सरकार में एक से अधिक या कई पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है। गठबंधन सरकार का गठन सामान्यतः तब होता है जब किसी एक पार्टी को सरकार का गठन करने की आवश्यकता बहुमत नहीं मिलता है। गठबंधन सरकार में बहुत कम सीटों वाली छोटी पार्टियां भी सरकार का एक भाग बन सकती है। चलिए अगला प्रश्न है किसी प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। तो इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन, लोकतांत्रिक या निरंकुश या राजतंत्रवादी या अधिकारीवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकतांत्रिकवादी। लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी के हार जाने का खतरा होता है। लोकतंत्र मूलतः राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। यही होता है लोकतंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। संविधान अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। इसमें राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्याबले मत द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए, तब वो बनता है सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। तो ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा अभी तक ऑप्शन नंबर 3 बार लग चुका है। आंतरिक आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पूरे भारत या इसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर भारत में 1992 में चीन युद्ध में लगाया गया था। 1962 चीन युद्ध में लगाया गया था। 1971 में पाकिस्तान युद्ध में और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह आपातकाल कौन लगाता है, यह राष्ट्रपति लगाते हैं। 3 हो गया 1962, 1971 और 1975। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन है राज्यसभा की सभापति, लोकसभा की अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष।
संविधान अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति के द्वारा की जाती है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे बुलाया जाता है और अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिनियम अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन कितने, तो ऑप्शन है 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की सहमति से इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि इस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन की वैधता लोकसभा की पहली बैठक से लेकर 30 दिनों तक होती है, जिसे राज्यसभा द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यकाल चलते रहे? कुल सदस्य का 5वां भाग, कुल सदस्य का 6ठा भाग, कुल सदस्य का 7वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। जितना सदस्य है उतना कुल का। इसका देखिए, सदन के सुचारू कामकाज के लिए सदन की बैठक हेतु आवश्यकता उपस्थिति सदस्यों की न्यूनतम संख्या गणपूर्ति कोरम कहलाती है। भारतीय अनुच्छेद 100 के अनुसार, अनुच्छेद 16 अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। कुल सदन के सदस्य के 10वां भाग रहता है, तभी जाके कोई भी कार्यकाल चल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चट्टान कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या मिट्टी पात्र के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के पात्र के लिए। ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध थी। कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन की कला से होती है, जिसे बनावट के आधार पर ABCDEF द्वारा 6 प्रकार में चिन्हित किया जाता है। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में सोथी भी चिन्हित किया गया था। इस स्थल से मोहरे, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें इत्यादि पाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है मिलान कीजिए। इसको कहता है मिलान करने के लिए। तो मिलान करने के लिए कहता है आगरा का किला कौन बनवाया था? ये अकबर के द्वारा हो जाएगा। ताजमहल ताजमहल शाहजहाँ, और पुराना किला जो है ये शाहजहाँ के द्वारा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये मिलान करने के लिए स्मारक और उसका शासक कौन था उसमें मिलान करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पूछ रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग या वॉरेन हेस्टिंग या कर्नल सैंडर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व वह 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर थे। वह 1772 से 1785
तक भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल बने रहे? हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है बाबर और लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा साहब, अकबर तथा हेमू, या अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अकबर तथा हेमू के। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। 1556 को आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री और हिंदू सेनापति हेमू और मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने निर्णायक जीत प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, या बिपिन चंद्रपाल, या विष्णु गणेश पिंगले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, लाला हरदयाल ने। दयाल ने एक क्रांतिकारी और विद्वान थे जिन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। वह गदर पार्टी के महासचिव थे। इस संगठन की स्थापना पंजाबी सिखों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में की गई थी। गदर आंदोलन का लाला हरदयाल के दिमाग की उपज माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन नंबर है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या मानक मध्य रेखा, या भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा। कहता है भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश सतह पर एक काल्पनिक रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। यह पृथ्वी के 5 महत्वपूर्ण अक्षांशों वृत्तों से एक है। अन्य वृत्तों में 2 ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, और 2 उष्णकटिबंधीय वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा शामिल है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और तथा अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, महानदी, या गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। और भारतीय प्रायद्वीप की 3 प्रमुख नदियों में से एकमात्र ऐसा नदी है जो ताप्ती और माही नदी के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह सतपुरा और विंध्य श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है और गुजरात के भरूचल शहर के पश्चिम में अरब सागर से मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर, या समताप रेखा, या समताप रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्षांश। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज रूप से फैली हुई है, अक्षांश रेखा कहलाती है, जो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से लेकर ध्रुव उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह पर सही स्थिति का वर्णन करने वाले है तो इसका प्रयोग देशांतर अक्षांश के साथ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश होगा, या छत्तीसगढ़, या तेलंगाना, या बिहार? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को एक राज्य जलीय जीव के रूप में नामित किया है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिसमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ शामिल है। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जबलपुर, इलाहाबाद,
या नागपुर या दिल्ली। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। भौगोलिक दृष्टि से नागपुर स्पष्टता भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसी स्थान पर 0 माइल मकर रेखा भी स्थित है। यहाँ से मापे जाने वाले विभिन्न प्रमुख शहरों की दूरियों को 0 माइल साइट पर स्थापित स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जाता है, इसीलिए नागपुर को 0 मील केंद्र 0 माइल सेंटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नागपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? इसका ऑप्शन देख लेते क्या होगा। ऑप्शन है कलाइयों का जोर, कमर का जोर, उंगली का जोर या गर्दन का जोर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कमर का जोर। कमर का जोर बॉल और सॉकेट जॉइंट अर्थात उलूघन संधि या गुलाब संधि एक प्रकार की संधि स्नेह की जोर है जिसमें गेंद के आकार की एक गोल स्थित की सतह कप के समान दूसरी स्थित के धस्कन डिस्प्रेशन में समा जाती है। श्रेणी संधि इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है जिसमें एक गोलीय सिरा आंशिक रूप से गर्तिका में रहता है जो विभिन्न दिशाओं में गति करने के बाद और घूर्णन करने की अनुमति देता है। क्या हो जाएगा? कमर की जोड़। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? ऑप्शन है बीटी बीज किसके लिए? तो गेहूं के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए या दालों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कपास के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर या नींबू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नींबू में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है थाईलैंड या कंबोडिया या वियतनाम या मलेशिया। ऑप्शन है इसका नाम ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वियतनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शीत रक्त वाला जानवर है? ऑप्शन है बंदर, चूहा, सांप या भेड़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सांप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि या जनन ग्रंथि या अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है जो इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा, द्रव्यमान या रैखिक संवेग या कोणीय संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है एक पतीले में पानी के स्तर में क्या कहता है? एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? ऑप्शन है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा या समान रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा समान रहेगा ऑप्शन नंबर 1 समान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़ तत्व का माप है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? गति या त्वरण या द्रव्यमान या भार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। जड़ तत्व को किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। गति की अपनी अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने
कि वस्तु की प्रवृत्ति द्रव्यमान के साथ परिवर्तित होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के जड़त्व का माप है। वस्तु का जड़त्व अधिक होने पर इसका द्रव्यमान भी अधिक होता है। एक अधिक भारी वस्तु में अपनी गति की आवश्यकता में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए प्रवृत्ति अधिक होती है। चलिए इस अगला प्रश्न है, डैश यंत्र कंपन करते हुए तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन क्या है? द्रव घनात्मक मापी, या सोनोमीटर, या रक्तदाब मापी, या विद्युत तापी मापी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सोनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और कोचिंग शिपयार्ड्स, या भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, या एक्ट्रेस कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, या इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स। ऑप्शन नंबर 4, इसे भारत नवरत्न का दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या वर्ड परफेक्ट, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या वर्ड स्टार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन है सोलर पैनल, आईसी का निर्माण, या ऑप्टिकल ग्लास, या स्याही कलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, स्याही कलम। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी रिएक्टर में नियंत्रण छड़ की तरह किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, यूरेनियम, या ग्रेफाइट, या बोरेन। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बोरेन। बोरेन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, आयरन ऑक्साइड, या नाइट्रो ग्लिसरॉल, या कॉपर सल्फेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रो ग्लिसरॉल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रंगीन मिलावट, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मिलान करने के लिए कह रहा है। चलिए मिलान करते हैं। इसका मिलान हो जाएगा क्या? कन्हा बाघ हो जाएगा, और काजीरंगा गेंडा, और गिर हो जाएगा शेर। गिर हो जाएगा शेर के लिए, गिर शेर के लिए हो जाएगा। जो कि देखिए काजीरंगा तो असम में है, काजीरंगा असम में है, और गिर जो है ये गुजरात में हो जाएगा, गिर गुजरात में हो जाएगा, और कन्हा जो है ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? मरुदभिद, या आत्पोदभिद, या मृतजीवी, या लवणुमृद्योभिद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? ऑप्शन है क्या? इसमें कथन किया गया है, कथन कहता है जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2, 2 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास तथा सुरक्षा चेकिंग को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है? ऑप्शन है डीजी यात्रा, डीजी उड़ान या डीजी सेवा या डीजी यात्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीजी यात्रा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से किसने काल माफी का आविष्कार किया है? ऑप्शन है जॉन हैरिसन या विलियम हार्वे या फ्राइज ग्रीन या रॉबर्ट कॉच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जॉन हैरिसन। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं कैलिवर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल या गोल्फ। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शूटिंग से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न है ऑल सोल्स डे एक डैश का त्यौहार है? ऑप्शन है बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ईसाई का धर्म के लिए ईसाई धर्म का त्यौहार है। चलिए अगला प्रश्न है इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन क्या है? क्लाउडिया गोलिडन या जोशुआ डी एंग्रिस्ट या रघुराम राजन या डेविड कार्ड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्लाउडिया गोलिडन ने। चलिए अगला प्रश्न है अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखे हैं? वेंकैया नायडू ने या खुशवंत सिंह ने या राम कलम मुखर्जी ने या श्री विजय कुमार। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 में 2, खुशवंत सिंह ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण या बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सुंदरवन पश्चिम बंगाल में जो है गंगा डेल्टा के द्वारा बनाया जाता है, गंगा के। चलिए अगला प्रश्न है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 21 या 25, 28 या 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28 गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 107 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है। भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल के साथ 107 पदक अपने नाम किए हैं। एशियन गेम्स में के इतिहास में यह भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं भारत में 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। यह पहला मौका है जब भारत ने मेडल का शतक लगाया है। साल 1951 में आयोजित हुए पहले एशियन गेम्स में भारत ने 15 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, कुल 51 मेडल जीते थे। चलिए आज के लिए प्रश्न इतना ही है। टोटल प्रश्न हो जाएगा 50 प्रश्न सामान्य जानकारी का करवा दिए हैं प्रश्न सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में इतना है। अगला वीडियो में रहेगा सेट नंबर, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सेट नंबर 13 सेट नंबर 13 लाएंगे जिसमें 50 सामान्य जानकारी का प्रश्न आंसर रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में करिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मिले, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे।